सिर्फ उद्देश्य होने से बात नहीं बनती, कुछ और चीजें भी होनी पड़ती हैं। और ये इस दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि एक गणित के शिक्षक हैं जो बच्चों को 6 का पहाड़ा या 6 की टेबल जो भी हम कहें, वो बोल बोल के सुना रहे हैं। उन्होंने पहाड़ा बोर्ड पे लिख दिया है, टेबल हम्म। बोर्ड पे लिख दी है। बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो जोर जोर से बोल रहे हैं और बच्चे उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। इस जी। प्रक्रिया में बच्चों को शायद याद भी हो जाएगा और वो 6 का पहाड़ा जान जाएंगे। एक परिस्थिति तो ये है। और दूसरी परिस्थिति ये है कि एक शिक्षक ने एक मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर बोर्ड पे बना रखा है या चार्ट पेपर पे बना रखा है, और उसके माध्यम से वो 6 का पहाड़ा या 5 का पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा ले सकते हैं आप, 6 का पहाड़ा सिखा रहे हैं। और वो कहते हैं देखो भाई 6 जो है वो एक बार अगर हुआ, यानी 6 गुणे 1, तो वो 6 ही रहेगा। लेकिन 6 को अगर दो दो के साथ गुना करना है, इसका मतलब 6 और उसके साथ 6 और जोड़ो तो 12 हो जाएगा। 6 को जी। 3 से गुना करना है तो 6 को 3 बार जोड़ो। और इस तरह से बार बार जोड़ की प्रक्रिया से वो गुणा की तरफ जा रहे हैं। और फिर इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में उनको देखने के लिए बता रहे हैं कि देखो भाई, यहाँ अगर 5 पे उंगली रखते हो और 6 वाले कॉलम में जाते हो, 5 की रो में 6 के कॉलम पे जाते हो, तो तुमको रिजल्ट 30 मिलता है। इसका मतलब ये है कि 6 को 5 बार जोड़ा गया है या 6 को 5 से गुना किया गया है। मेरे हिसाब से भी इसका जो जवाब है वो बी ही होगा। और इसका ये है कि इसमें हम बच्चों को बच्चों के साथ कार्य करते करते उनकी समझ, उनको उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। तर्क के माध्यम से हम उनको समझाने की कोशिश करें कि अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 को एक्चुअली में 3 बार जोड़ना पड़ेगा। पर जो पहली परिस्थिति है वो कंप्लीटली दोहराव के ऊपर ही को ही फॉलो कर रही है कि, और ये वाली एक्चुअली में परिस्थिति वही है जिससे शायद मुझे भी टेबल्स रटवाई गई थी जब मैं स्कूल में थी। और उसमें बस शिक्षक ने बोर्ड पे लिख दिया, बट और वो रिपीट कर रहे हैं और शिक्षक बच्चे उनको भी उन्हीं को ही दोहरा रहे हैं। बट उसमें शिक्षक ने ये नहीं बताया कि अगर हम 6 गुना 6 36 क्यों होता है, उसका लॉजिक, उसका तर्क नहीं बताया। तो इसमें बच्चे सिर्फ रेपिटेशन पे फोकस कर रहे हैं और एक्चुअली कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ तर्क नहीं लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या जी अवनिका, ये बात सही कह रही हैं। और तो देखिए, पहली बात जो हमने की कि शिक्षण होने के लिए एक तो सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए। वो नहीं है तो जी। शिक्षण नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उद्देश्य हो जाने से शिक्षण नहीं हो जाता। जो दूसरी चीज जो यहाँ दिख रही है कि सीखने वाला जो है, जिसको हम सिखा रहे हैं, उसके पास सोच विचार करने की क्षमता है। क्योंकि हम इंसान के बच्चे को सिखाते हैं, जानवरों को नहीं सिखा रहे हैं। हालांकि जानवर भी बहुत हद तक कुछ सोच विचार कर लेते हैं, लेकिन उसकी उसकी कुछ सीमा होती है। तो जिस बच्चे के पास सोचने विचारने की क्षमता है, उसके सोचने विचारने की क्षमता का उपयोग होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया, जिसको जी। हम तकनीकी रूप से संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं। तो बच्चे की जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, जो संज्ञानात्मक क्षमता है, उसका इस्तेमाल अगर सीखने की प्रक्रिया में बच्चा कर रहा है, इस तरह का शिक्षण हो रहा है, तब तो इसको सीखना मानेंगे। लेकिन अगर आंख बंद करके सिर्फ दोहराए जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं है, शिक्षक ने जो कहा वो बच्चे ने दोहरा दिया, या किसी ने भी जो कुछ कहा उसको बच्चे ने दोहरा दिया, तो ये सीखना नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं जादू से बच्चों को कुछ सिखा दूं अचानक, लेकिन उसमें उनके दिमाग का, उनके सोचने विचारने की कोई भूमिका नहीं है। मेरे पास कोई पुड़िया हो दवाई की, वो मैं आपको दे दूं और आप उसको पानी के साथ पी लो और आपको गुणनखंड निकालना आ जाए। तो जी। ये हो सकता है, आपको आपको गुणनखंड निकालना तो आ जाए, लेकिन इसको शिक्षण नहीं कहते हो। शिक्षण में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और इससे क्या परिणाम निकलेगा, ये सीखने वाले को पता होना चाहिए। तो पहली बात तो मेरा सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा मेरा जो तरीका है उसमें सीखने वाले को सोचने विचारने तर्क करने का मौका मिले और वो खुद निर्णय ले सके कि मैं ये सही करूं या ये सही करूं।